हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेलों का संयोजन। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सेलों का संयोजन। देखिए, सेल हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया कि वैद्युत सेल किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो एक बार पुनः हम बता दें कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और आज हम जानेंगे कि सेलों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वैसे हम लोग सेलों से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। सेलों से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। और एक सेल से हमको बहुत अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त होती है। एक सेल से हमको बहुत अल्प मात्रा में, माने बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो हमको जब अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? सेलों का संयोजन करते हैं। तो सेलों का संयोजन अधिक धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और आज हम लोग जानेंगे कि सेलों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है। तो वैसे अगर सेलों के संयोजन की बात करें तो सेलों का संयोजन मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। जो पहला है वो है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। और जो दूसरा है वो है सेलों का पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो हमने यहां पर जाना कि सेल को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन में। एक बार हम पुनः बता दें कि सेलों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सेलों को संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जब भी हमको अधिक मात्रा में विद्युत धारा की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में हमको सेल को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो सेल होता है, एक सेल, वो अल्प मात्रा में ही विद्युत धारा देता है। तो जब भी हमको अधिक मात्रा में विद्युत धारा की आवश्यकता होती है तो हमको सेलों को जोड़ना पड़ता है। तो सेलों को जोड़ने के दो विधि हैं, दो तरीके हैं। इसमें पहला है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और जो दूसरा है वो है सेलों का पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो आइए इस टॉपिक में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। आइए देखते हैं सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैद्युत सेल के बारे में डिस्कस किया है और वहां हमने बताया था कि सेल को हम एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे सेल के लिए ये आपका एक विशेष चिन्ह है, इस तरह से ये सेल का एक विशेष चिन्ह है। इसमें जो बड़ा वाला लाइन है वो है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, वो पॉजिटिव को दिखा रहा है। और जो आपका छोटा वाला लाइन है ये बता रहा है माइनस को, निगेटिव टर्मिनल को बताता है। तो सेल का चिन्ह है, सेल का सिंबल है, एक बड़ा लाइन होता है, एक छोटा होता है। और ये जो ऐसे दिख रहा है ये लाइन, उसको हम तार समझते हैं। बेसिकली समझ ली कि यही आपका क्या है? सेल का सिंबल है। इसमें बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला निगेटिव है। और वहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक और चीज़ डिस्कस किया था, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध। मतलब कि सेल जो है, सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ अपने भीतर से धारा के प्रवाह को रोकते हैं, मतलब धारा प्रवाह का विरोध करते हैं, जिसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस सारी चीज़ों को हमने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर सीधे उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको भी इसी में बना दिया जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बना दिया जाता है उसी में,
प्रतिरोध जैसा सिंबल बना देते हैं। अब ये जो सेल हमारा है ये सेल का सिंबल हो गया और इसमें ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। और सेल का विद्युत वाहक बल भी होता है, हम मान लेते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, और वैसे आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दिखाया जाता है। तीन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आज हम पुनः उसको याद दिला दे रहे हैं क्योंकि इसी का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक सेल हो गया, और जब ऐसे ऐसे कई सेलों को जोड़ेंगे तो हमको बैटरी प्राप्त होगा। सेल छोटा होता है, सेल से अल्प मात्रा में धारा प्राप्त होता है, और जब सेलों को जोड़ेंगे तो हमको धारा ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी, और इस प्रकार जो सेलों का संयोजन होता है उस सेलों के संयोजन को हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो सेलों का संयोजन हम लोग दो प्रकार से करेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो जो हमारा टॉपिक है वो है सेलों के श्रेणी क्रम के लिए। तो ये हमारा सेल है, और सेल का ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। और पिछले वीडियो में हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि यदि सेलों का, ये मान लीजिए कि सेल का टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, तो इन सेलों के बीच में जो टर्मिनल विभवांतर है, सेलों के जो दोनों ध्रुव हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में जो टर्मिनल विभवांतर है, इस टर्मिनल विभवांतर को हमने वहाँ पर भी से दिखाया था, और एक हमने सूत्र निकाला था, सूत्र हम लोगों ने ज्ञात किया था। यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर को भी मान लेते हैं। तो सूत्र हम लोग का था E = V + IR, यदि सेल में प्रवाहित धारा क्या है, I है। देखिए एक बार पुनः समझ लीजिए, क्योंकि यही इस टॉपिक का बेस है। ये समझ में आता है तो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है, एक सेल है, एक ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला लाइन नेगेटिव टर्मिनल है, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ये एक सेल का फिगर हो गया, ये सिंबल समझ लीजिए। अब इस सेल का विद्युत वाहक बल E है, इस सेल से I धारा बह रही है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, और सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना है, V है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक रिजल्ट लिखा था कि E = V + IR, ऐसा हम लोग जो है लिख चुके हैं। अब हम सेलों को जोड़ना सिखाते हैं कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते कैसे हैं। तो ये देखिए, ये जो सेल है इसमें का बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला जो ये दिख रहा है लाइन वो नेगेटिव है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सेल हैं, जैसे हम 3 सेल ले रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास कितना सेल है, 3 सेल है। देखिए एक सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया। तो हमारे पास 3 सेल हैं, और इन तीनों सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। देखिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले सेल के, ध्यान समझिएगा, पहले सेल के इस निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान कॉम्बिनेशन है, बहुत ही आसान टॉपिक है सेलों का संयोजन। तो हम लोग श्रेणी क्रम में जब सेलों को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ते समय पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप चित्र में। एक सेल हो गया, तो पहले सेल का ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को हम दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ दे रहे हैं। चलिए हमने जोड़ दिया, ठीक। देखिए दूसरे का पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव खुल गया। अब दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को हम तीसरे के पॉजिटिव से जोड़ेंगे। जोड़ दिया। इसी प्रकार यदि आपके पास 4 सेल है, 5 सेल है, तो इसी तरह कंटिन्यू करके आगे आप जोड़ते जाएंगे। एक बार ध्यान से देखिए कि पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिया, दूसरे सेल के नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे के नेगेटिव को चौथे के पॉजिटिव से, और इसी तरह आगे जोड़ते चले जाते हैं। और अंतिम सेल का नेगेटिव टर्मिनल बचेगा और पहले वाले सेल का
पॉजिटिव टर्मिनल बचेगा और इसको हम किसी बाह्य परिपथ से जोड़ देंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 3 ही सेल लिया है, तो तीनों सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब एक बार देख लीजिए ध्यान से इसको, और अब इन सेलों को हम एक बाह्य परिपथ जिसका प्रतिरोध R है, इससे हम ले आके यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। ये हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमने सेलों को जोड़ दिया है। एक बार पुनः देखिए कि हम पहले सेल के माइनस को दूसरे सेल के प्लस से, दूसरे सेल के माइनस को तीसरे सेल के प्लस से, और इसी प्रकार अगर चौथा या पांचवा जितने भी सेल होंगे इसी प्रकार जोड़ते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, चूँकि सेलों का संयोजन तो हमने कर लिया, तो हम यहाँ पर बेसिकली देखिए क्या क्या चीज़ निकालेंगे। हम यहाँ पर निकालेंगे कि जब हम सेलों को जोड़े हैं तो इन सेलों का कुल वैद्युत वाहक बल कितना होगा। यहाँ पर हम क्या क्या निकालेंगे कि सेलों को जोड़ने पर, चूंकि श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ेंगे तो इनका कुल वैद्युत वाहक बल कितना होगा, इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, और इनसे कुल कितनी धारा प्राप्त होगी। तो ये 3 चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और इस परिपथ के माध्यम से निकालेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। हमने एक सेल के लिए पढ़ा है कि यदि सेल का वैद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V, उस सेल द्वारा प्रवाहित धारा I और उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो, तो हम लोग जानते हैं E = V + IR। इस फार्मूले को हम पहले से जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो धारा बहेगा वो कितना बहेगा। चलिए, धारा तो यहाँ बह रहा है। अब यहाँ पर धारा बह रहा है, तो एक बार हम धारा पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि धारा के प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग उपस्थित है। यहाँ पर जो सेलों का संयोजन है, इससे जो भी धारा बहेगा, इस धारा के प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग उपस्थित है। और जब भी धारा के प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग उपस्थित रहता है, तो संपूर्ण परिपथ में धारा का मान एक समान होता है। एक बार पुनः सुनिए कि जब भी धारा प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग उपस्थित रहेगा, देखिए यहाँ पर धारा प्रवाह के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, अलग अलग मार्ग नहीं है। तो धारा प्रवाह के लिए जब भी केवल एक मार्ग उपस्थित रहेगा, तो वहां पर संपूर्ण परिपथ में धारा का मान एक समान रहता है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि इस परिपथ में कितना धारा बह रहा है, I। तो यहाँ पर क्योंकि धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग उपस्थित है, तो एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ संपूर्ण परिपथ में I धारा बहेगा, और हम उसी I का मान बाद में निकाल के दिखाएंगे कि कितना होगा। तो संपूर्ण परिपथ में I धारा बह गया। अब हम यह मान लेते हैं कि इन जो 3 सेल जुड़े हैं, इन तीनों सेलों का वैद्युत वाहक बल E1, E2 और E3 है। ये तीनों समान भी हो सकते हैं। तीनों सेलों का वैद्युत वाहक बल समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो हम पहले अलग अलग का निकालना सिखाएंगे, उसके बाद जो समान होंगे तो वो काफ़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले सेल का वैद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे सेल का E2 है, तीसरे सेल का E3 है। अब यहाँ पर जो सेलों का संयोजन हुआ है वो देखिए अलग अलग बिंदु पर हुआ है। हम मान लेते हैं कि पहला जो सेल है वो जुड़ा है आपके AB पॉइंट पर, जो दूसरा सेल है वो जुड़ा है BC पॉइंट पर, और जो तीसरा सेल है वो जुड़ा है CD पॉइंट पर। तो यहाँ पर सेलों का जो संयोजन है उसके बिंदु अलग अलग हैं। यहाँ पर जो पहला सेल है वो AB के बीच में जुड़ा है, दूसरा सेल BC के बीच में जुड़ा है, तीसरा सेल CD के बीच में जुड़ा है। तो जब सेलों के जुड़ने वाला जो पॉइंट है, बिंदु है, वो जब अलग अलग होता है तो विभव अलग अलग हो जाता है, और धारा प्रवाह के लिए रास्ता अगर एक है तो संपूर्ण परिपथ में धारा का मान समान हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज निकल कर सामने आ रहा है कि संपूर्ण परिपथ में धारा का मान समान होगा, लेकिन ये अलग अलग बिंदुओं पर इन सेलों का टर्मिनल विभवांतर अलग अलग होगा। ध्यान से समझिएगा।
कि इस संयोजन में परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान एक समान होगा और ये अलग अलग पॉइंट पे विभव अलग अलग होगा, क्योंकि सेलों का जो संयोजन है वो अलग अलग बिंदुओं पर है। तो अलग अलग बिंदु होने के कारण उनका टर्मिनल विभवांतर अलग अलग होगा और धारा प्रवाह के लिए एक रास्ता प्राप्त होने के कारण धारा का मान एक समान रहेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि धारा कितना है, I है। और पहले सेल के लिए वैद्युत वाहक बल हमने कितना माना है, E1, दूसरे सेल के लिए E2, तीसरे सेल के लिए E3। अब यहाँ पर पहले सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध हम मान लेते हैं R1, दूसरे सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध R2 और तीसरे सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध R3। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इन सेलों के लिए कुल प्रतिरोध या कुल वैद्युत वाहक बल कितना होता है। चलिए यहाँ से लिखते हैं, चूंकि एक सेल के लिए जो E होता है वो होता है V प्लस IR के बराबर। किसी भी एक सेल के लिए E इक्वल टू होता है V प्लस IR, जहाँ E क्या है, उस सेल का वैद्युत वाहक बल है, V जो है उसका टर्मिनल विभवांतर है, I जो है उस सेल से प्रवाहित धारा है और R उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। और यहाँ से अगर आप V का मान निकाल देंगे तो V का मान आएगा V इक्वल टू IR को आप इधर भेजेंगे, लेफ्ट में भेजेंगे तो E माइनस IR। तो ये वाला लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। हम टर्मिनल विभवांतर निकालेंगे पहले VAB का, माने A और B के बीच में पहले विभव निकालेंगे, फिर निकालेंगे BC के बीच में और फिर निकालेंगे CD के बीच में। तब देखते हैं कि क्या होता है। तो लिखेंगे पहले सेल के लिए, तो देखिए पहले सेल के लिए हम निकालते हैं VAB, टर्मिनल विभवांतर VAB। तो पहले सेल के लिए जब हम VAB निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसी फार्मूले से निकलेगा, VAB इक्वल टू पहले सेल के लिए जो विद्युत वाहक बल है वो है E1 माइनस धारा, तो संपूर्ण परिपथ में हमने क्या माना है, I माना है, तो वो I हो गया। R सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो पहले सेल का यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध R1 है, तो ये हो गया R1। अब यहाँ पर VAB का जो मतलब होता है वो ध्यान से समझिए। VAB का मतलब हुआ इस टर्मिनल का विभवांतर, माने दोनों टर्मिनल के बीच में विभवांतर कितना है। तो दोनों टर्मिनल के बीच में विभवांतर निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि टर्मिनल A का जो विभवांतर है उसमें से टर्मिनल B के विभव को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो दोनों टर्मिनल के विभव को जब घटाते हैं तो निकलता है टर्मिनल विभवांतर। तो VAB का मतलब हुआ VA माइनस VB। VAB का मतलब क्या हुआ, VA माइनस VB, और ये हम लोग का हो गया E1 माइनस IR1 इक्वेशन नंबर 1। ये हुआ आपके पहले सेल के लिए। अब इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए, इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे, एक ही बार लिख देते हैं, दूसरे तथा तीसरे सेल के लिए। इसी प्रकार अगर हम दूसरे सेल की बात करें तो दूसरा सेल देखिएगा कहाँ जुड़ा है, BC टर्मिनल के बीच में जुड़ा है, मतलब कि यहाँ पर जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो होगा VBC। तो VBC का मतलब क्या हुआ, VB माइनस VC। और दूसरे सेल के लिए जब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो दूसरे सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो है E2, तो ये हो जाएगा E2 माइनस धारा I है और आंतरिक प्रतिरोध R2। ये हो गया समीकरण 2। और तीसरे सेल के लिए, तीसरा सेल देखिए C और D के बीच में है, तो VC माइनस VD। अब देखिए इसके लिए जो E का मान है वो है E3 माइनस I R3, समीकरण नंबर 3।
अब हम तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिख देते हैं जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो VA माइनस VB लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट का राइट में जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए VB माइनस है, VB प्लस है, कट जाएगा। VC माइनस है, VC प्लस है, कट जाएगा। निकलेगा क्या? VA माइनस VD इक्वल टू, इधर से देखेंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3, IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। अब यहाँ पर देखेंगे तो हो गया VAD E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I को हमने कॉमन कर दिया, मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो चीज प्राप्त हुआ ये बहुत ही मजेदार है। ध्यान से देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। VAD का मतलब हुआ कि इस A और D के बीच टर्मिनल विभवांतर, मतलब हमने जो सेल जोड़ा है 3 सेल, तो उन तीनों सेलों के बीच में कुल टर्मिनल विभवांतर कितना मिला? तो मिला VAD। और किसके बराबर हुआ? तो E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप कल्पना कीजिए कि आप जो है इस AD टर्मिनल के बीच में एक स्पेशल एक ऐसा बैटरी लगाते हैं जो इन तीनों के बराबर काम कर रहा है। मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि इन तीनों सेलों के तुलना में, इसके कंपेयर में एक इनके बराबर, माने तीनों के बराबर एक हम अलग से सेल लगाते हैं। मान लीजिए कि इन तीनों के बराबर हमने एक अलग से सेल लगाया, तो धारा जितना इसमें बह रहा है उतना ही धारा यहाँ भी बहेगा, उतना धारा बहेगा। जितना इसका विभव है उतना ही इसका भी विभव होगा। यह A है और यह D है। अगर मान लेते हैं कि इनका कुल वैद्युत वाहक बल E और कुल आंतरिक प्रतिरोध R है, तो इस जो तुल्य जो सेल है हमारा, इन तीनों के कंपेयर में तुल्य सेल, इसके लिए अगर इक्वेशन बनाएंगे तो VAD इक्वल टू, क्योंकि हम इस तीनों के बराबर जो तुल्य सेल है उनको हम A और D के बीच में जोड़ रहे हैं, तो पुनः VAD मिलेगा E माइनस IRK। अगर इन तीनों के बराबर हम कर लेते हैं तब, तो तीनों के बराबर एक अगर हम स्पेशल सेल जोड़ दे ले आके, जो जिसका पावर, जिसका क्षमता, जिसका धारा, हर चीज इन तीनों के बराबर हो, तो यहाँ पर उसके लिए जो बनेगा VAD वो बनेगा E माइनस IR, जहाँ E क्या है? इन तीनों सेलों के बराबर जो तुल्य वैद्युत विभव है वो है, और I इसमें प्रवाहित धारा है, और R इनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे तो VAD के बराबर, ये तो ठीक है। अब जो कुल वैद्युत वाहक बल है E, वो किसके बराबर होगा? तो E1 प्लस E2 प्लस E3, मतलब कि जो हमको मिला है यहाँ पर E1 प्लस E2 प्लस E3, यह इन तीनों सेलों को जब जोड़े हैं तो इनका कुल वैद्युत वाहक बल मिला है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कुल वैद्युत वाहक बल E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, ये मिल गया। और मिला जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ध्यान दीजिएगा कि इस संयोजन में, इन तीन सेलों के संयोजन में जो कुल वैद्युत वाहक बल मिला वो इन सेलों के अलग अलग वैद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर मिला, और जो कुल आंतरिक प्रतिरोध मिला वो भी इन सेलों के अलग अलग आंतरिक प्रतिरोधों के योगफल के बराबर मिला। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब इस संयोजन में कुछ नई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पर सेलों का जो विभव था वो अलग अलग था, E1, E2, E3, E4 डॉट डॉट En। तो यदि आपके पास n सेल हैं जिनके वैद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2, E3, E4, E5 डॉट 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 En तक, तो कुल वैद्युत वाहक बल जो होगा संयोजन का वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट कहाँ तक, En तक, और उनका जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा वो होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कहाँ तक, Rn तक। अब अगर देखें कि इन सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक। देखिए यदि सेलों की संख्या n हो तो कुल वैद्युत वाहक बल इक्वल टू यह हो गया, इक्वल टू हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En तक, और कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया R इक्वल टू Rn तक। अब हम यह मान लेते हैं कि इस n सेलों को जब हम एक में जोड़े हैं तो हमको I धारा मिल रहा है। चूंकि हमने यहाँ पर 3 सेल को जोड़ा है, तो चाहे आप 3 सेल जोड़िए, चाहे 4 सेल जोड़िए, चाहे 5 सेल, चाहे n सेल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यह मान लेते हैं कि हम n सेल जोड़ रहे हैं और n सेलों से जो हमको प्राप्त धारा है वो I है। यदि n सेलों के संयोजन से प्राप्त धारा I हो तो देखिए I का सूत्र क्या होता है, n सेलों के संयोजन से यदि प्राप्त धारा I हो तो I का सूत्र होता है कि संयोजन का कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो I को ध्यान दीजिएगा, कुल वैद्युत वाहक बल देखिए कितना मिल रहा है n सेल के लिए, E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3 n सेलों के लिए, ये हो गया कुल वैद्युत वाहक बल, और तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध में देखिए कुल आंतरिक प्रतिरोध नहीं, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में देखिएगा कि कुल प्रतिरोध का मतलब कि जो बाह्य परिपथ हम लगाए हैं वह प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक, और प्लस बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R। तो ये हुआ हमारा इस सेल से प्राप्त धारा। एक बार पुनः समझिए कि यदि सेलों की संख्या कितनी हो, n हो, और उनके वैद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2, E3, E4, En तक हो, तो जो कुल वैद्युत वाहक बल होगा वो होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 En तक, और उसका कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn तक। अब यहाँ से इस सेलों के संयोजन से यदि प्राप्त धारा I हो तो I का फार्मूला होता है कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो ये कुल वैद्युत वाहक बल हो गया बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब हुआ कि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध प्लस सेल का प्रतिरोध। तो बाह्य परिपथ का प्रतिरोध प्लस सेल का प्रतिरोध। अब यहाँ पर यदि हम मान लें कि जो सेल हैं वो एक ही प्रकार के सेल जोड़े जाते हैं, हम यह मान लें कि जो सेल हैं वो एक ही प्रकार के हैं, मतलब कि पहले सेल का भी वैद्युत वाहक बल E, दूसरे सेल का भी वैद्युत वाहक बल E, तीसरे सेल का वैद्युत वाहक बल E, सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल E और सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध R हैं। तो उस कंडीशन में जो कुल वैद्युत वाहक बल होगा वो होगा E प्लस E, E प्लस E,
प्लस ई को बार एन बार, ये हो जाएगा एन ई। यदि एक ही प्रकार के n सेल जोड़े जा रहे हैं तो जो कुल वैद्युत वाहक बल होगा वो हो जाएगा Ne, और कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा Nr, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर n बार, तो हो जाएगा Nr। और जो बाह्य परिपथ है उसका प्रतिरोध है R, तथा कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो R प्लस NR हो जाएगा, क्योंकि बाह्य परिपथ R है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध NR है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस NR। तो यहाँ से अगर आप I का मान निकालेंगे, यहाँ से अगर आप I का मान निकालेंगे तो देखिए कुल वैद्युत वाहक बल अब हमारा हो गया है Ne, और कुल प्रतिरोध हो गया है R प्लस NR। तो ये कंडीशन तब के लिए है जब एक ही प्रकार के सेल n बार जोड़े जाते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार के संयोजन में हमको अधिक मात्रा में धारा प्राप्त होगी। तो ये रहा हमारा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान समझिएगा कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में हमको अधिक मात्रा में धारा प्राप्त होती है, क्योंकि फार्मूले से तो यही दिख रहा है कि I इक्वल टू Ne बटे R प्लस NR। तो यहाँ पर जो श्रेणी क्रम संयोजन है, इस संयोजन में करने से हमको अधिक मात्रा में धारा प्राप्त होती है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।